नमस्कार। वर्तमान में एक मुद्दा लगभग सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी संबंध अपने आप अपने अनुसार से बात कर रहे हैं। सभी के सभी लोग, चाहे वो चाय की रेहड़ी हो, चाहे वो जेल पे बंद कैदी हो, सब एक बात पर बात कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है, ये वास्तविकता है। क्यों चल रही है, समझ से परे है। क्या आप इस बात को जानने के लिए उत्साहित हैं? क्या आप इस बात को जानने के लिए ये उत्सुकता रखते हैं कि ये लड़ाई क्यों हुई? यूक्रेन कौन है, रशिया कौन है, यूक्रेन आज है तो क्यों है, किस प्रकार से है, रशिया आज है तो क्यों है, किस प्रकार से है, ये दोनों अगर एक हैं तो लड़ क्यों रहे हैं, और अगर अलग हैं तो इतने सालों तक साथ क्यों रहे? क्या आप इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप इस बात को जानने के लिए तत्पर हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? विश्व का पटल किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है? सारे के सारे देश इसमें किस प्रकार से इन्वॉल्व हो रहे हैं? किस प्रकार से मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है? किस प्रकार से मानव जाति का हनन हो रहा है? किस प्रकार से मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है? विश्व की सारी संस्थाएं, सो कॉल्ड विश्व की सारी संस्थाएं कहां हैं? ये क्या कर रही हैं? चाहे वो निजी संस्थाएं हो, आपका यूएनओ हो, यूएनजीए हो, यूएनएससी हो, नाटो हो, सीआईए हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, नया निर्माण किया गया ऑकस हो, ये सब कहां हैं? ये क्या कर रहे हैं? इसके अलावा विश्व के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैं, चाहे वो यूपीआई की बात करें, चाहे जीपीआई की बात करें, चाहे स्विफ्ट कोड की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, चाहे आईएमएफ की बात करें, चाहे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ये सारे इंस्टीट्यूट्स कहां हैं? ये क्या कर रहे हैं? भारत पर इनका प्रभाव क्यों है? अच्छे भारतीय होने के नाते, एक अच्छे ना सिर्फ भारतीय नागरिक, एक वैश्विक नागरिक होने के नाते हमारे क्या इस पे प्रभाव पड़ने वाले हैं? हम क्या ऐसी बातें करें, हम ऐसे कौन से मुद्दे उठाएं, ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे एक बेहतर विश्व का निर्माण हो सके? हम सिर्फ चाय पीते हुए इस बात पे चर्चा नहीं कर सकते कि आज यूक्रेन पे इतने हमले हुए, आज रशिया ने इतने फाइटर जेट्स उड़ाए, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोग रेस्क्यू किए गए, इतनी सावधानियां बरती गई। ठीक है, ये सारी बातें फॉर अ टाइम बिंग अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, ये सारी वे घटनाएं होती हैं जो सीढ़ी दर सीढ़ी, या कहूं मैं ईंट दर ईंट मिलकर एक भवन का निर्माण करती है। ये भवन का निर्माण और कुछ भी नहीं, आपके एग्जाम में लिखा गया आंसर का प्रयास है। आप जिस प्रकार से उत्तर लिखते हैं, आप जिस प्रकार से उत्तर सोचते हैं, ये उसका निर्माण करती हैं। प्रत्येक घटनाएं सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उस क्षण के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रत्येक घटनाएं एक इतिहास का निर्माण कर रही होती है। इतिहास किसी भी देश की ऋण होती है, जिस ऋण पर ना सिर्फ वो देश बल्कि उसके आने वाली सारी पीढ़ियां निर्भर करती है। क्या आप इस बात को समझने में सक्षम हो पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा विश्व, ना सिर्फ विश्व, पूरा का पूरा एक जो ध्रुव है, जो 2 ध्रुव या 3 ध्रुव की बात की जाती है, या सिंगल पोलर मल्टीपोलर की बात की जाती है, किस प्रकार से इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है? चाइना कहां खड़ा हुआ है, भारत कहां खड़ा हुआ है, इजराइल कहां खड़ा हुआ है, श्रीलंका का इसमें क्या भूमिका है? जी हां, ठीक सुना आपने, इसमें श्रीलंका की भी भूमिका थी। बहुत मजे की बात बताता हूं आपको, इसमें बांग्लादेश का भी इन्वॉल्वमेंट है। बांग्लादेश का डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, आगे पता चलेगा। इसके अलावा आप देखिए, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं टीवी पर आकर, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, कुछ अच्छे से वार्ता कर रहे हैं, कुछ चिल्लाते हुए वार्ता कर रहे हैं, कुछ टेबल पे बात कर रहे हैं, कुछ उछल कूद कर बात कर रहे हैं। आपका इसमें क्या? आपको इस तरीके की जितनी भी चर्चाएं हैं, उस पर आप किन चीजों को निकालकर सामने लाते हैं? मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, आपको न सिर्फ वर्तमान के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये अगर घटना है तो क्यों। एग्जाम्पल, यूक्रेन क्या है, कैसे बना? रशिया क्या है, कैसे बना? ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? यूएसए कहां है? यूएसए का इन्वॉल्वमेंट कहां है? चलिए, यूएसए का नाम आया, मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूं, शायद आपको सुनकर अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से हम अपनी बातें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2008 यूएसए ने अपनी डिक्लाइन की, या अपने पराभव की प्रस्तावना लिख दी, सब प्राइम संकट के साथ में। और 2021 जैसे ही वो अफगानिस्तान से भागा, उसने अपने पराभव की कहानी का उपसंहार लिख दिया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जी हां, बिल्कुल आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये वर्तमान की बात है। वर्तमान की बात है, नए नए बातें सुन रहे हैं आप, अवेयर हो रहे हैं, आपको ये सारी चीजें पता चल रही हैं। वेरी गुड। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वर्तमान के साथ साथ अतीत की हो रही सारी घटनाओं को भी आप इसी तरीके से जाने? न सिर्फ जाने, समझें, और अपने आसपास के लोगों को, अपने अच्छे लोगों को, मतलब मेरा बार बार ये कहना होता है कि आप एक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण कीजिए, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति समाधान की बात कर रहा हो। 2 बातें, इतिहास की बात करते हैं। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यह होगा, एक प्लेलिस्ट बनेगी आगे आने वाले समय में,
20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लगभग ये भी 20 से 25 मिनट का वीडियो होने वाला है। क्षमा चाहूंगा कि मैं पिछले 20 सालों का इतिहास आपको 20 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप मुझे इसके लिए मना तो नहीं करेंगे, क्षमा जरूर कर सकते हैं। ठीक है, दो कहानियां बहुत ही लेटेस्ट में बताता हूं। फरवरी 2022 की विंटर का ओलंपिक शुरू होता है। चीन 2019 से जो एक दंश खाए बैठा हुआ था कि चीन ही वो देश है जिसने कोविड को बाहर निकल आया। रीजन जो भी हो, कारण जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन सच तो यही था। लोग तो यही कह रहे थे, सिर्फ चाइना नहीं मान रहा था। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन मिला उसको विंटर ओलंपिक्स में। विंटर ओलंपिक्स में मजे की बात है कि उसने लगभग 32 देशों के या फिर 32 प्रतिनिधियों को बुलाया जो विभिन्न सोसाइटी से या विभिन्न कल्चर से या फिर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे। WHO के हेड भी गए हुए थे, पुतिन साहब भी गए हुए थे, इमरान खान साहब भी गए हुए थे, भारत को भी न्योता मिला था, नहीं गए। रीजन आपको पता है। देखिए, इतिहास का जो निर्माण होता है ना, वो किसी एक घटना से नहीं होता। ऐसा पढ़ा जाता है कि किसी भी इतिहास की घटना के पीछे बहुत सारी शक्तियां काम कर रही होती हैं। जब आप उस घटना को जानते हैं, उस बात को समझ पाते हैं, तो आप उस इतिहास के निर्माण के साथ साथ उस इतिहास के बाद होने वाली परिस्थितियों को भी समझ पाते हैं। 3 या 4 पॉइंट में जोड़ता हूं। इसके पहले, पहला, विंटर ओलंपिक्स में लगभग सारे देशों के प्रतिनिधि, अच्छे बड़े देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाना। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनके साथ रशिया की मीटिंग, उनके साथ चाइना की मीटिंग होना। आपको पता है चाइना और रशिया का किस प्रकार से रिलेशन चला है। पिछले 2 से 3 सालों में अगर आप देख पाएंगे तो चाइना और रशिया लगभग एक ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसर्न है भारत के लिए। भारत कहां जाए? यूएसए की ओर या यूएसएसआर तो नहीं बोलूंगा, 5 मिनट बाद बोलने के लिए सक्षम हो पाऊंगा कि मैं यूएसएसआर क्यों बोल रहा हूं, कि रशिया के साथ जाए। बहुत अच्छी बात है, भारत यूएसए के साथ नहीं जा सकता। मेरा एक पर्सनल ये विचार है, अगर कोई कहता है कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा किसका नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा किस चीज पे क्षति पहुंच रही है, नो डाउट यूक्रेन पे। लेकिन इससे भी ज्यादा सारे देशों ने मिलकर एक मिसट्रस्ट जनरेट कर दिया है पूरे के पूरे विश्व की ओर। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, इजराइल जो कि यहूदियों का देश है, जिसकी नागरिकता पाने का एकमात्र, शायद तक एकमात्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, अगर आप यहूदी हैं तो आप वहां के नागरिक हैं। याद रखिएगा, यूक्रेन की 70% जनता यहूदी, जेलेंस्की भी यहूदी है। इजराइल आया? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आप क्या कह सकते हैं कि इजराइल की वो मान्यता खत्म हो चुकी है? मिसट्रस्ट। अब शायद कोई भी देश यूएसए के ऊपर भरोसा नहीं कर सकेगा। एग्जाम्पल, ताइवान कहां है? दुबक कर बैठा होगा। किससे? चीन से। ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। स्पार्टले द्वीप है, आपका पार्सले का द्वीप है, इस प्रकार से बहुत सारे, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे अब जो भी हमला करते थे, जो भी सोचते थे कि यार चाइना हमला करेगा तो हम उससे बच जाएंगे, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी घटना, पुतिन साहब ने हमला करने से 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हमारी इंडियन मीडिया एज वेल एज आपकी वेस्टर्न मीडिया इस बात को समझाने में या हम खुद ये समझने में नाकाफी रहे हैं। जो बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि लड़ाई भले ही यूक्रेन पे है, लेकिन इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है, शायद 1991 में। वो ऐसे ही भाषा बोल रहे थे जैसा कि हिटलर ने वर्साई की संधि की बात कही थी। वर्साई की संधि क्या है, कुछ समय के बाद जानेंगे, परेशान मत होइए। हिटलर भी आएंगे, चाणक्य भी आएंगे, श्री कृष्ण भी आएंगे, इसके अलावा बहुत सारे जो नेता हैं वो सारे आएंगे, लेकिन आने वाले समयों पे। ठीक है, जेलेंस्की साहब यूक्रेन के प्रेसिडेंट, पुतिन साहब रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों की सनक, नतीजा ये बीच का। याद रखिएगा, ये एक टैंक है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन किसका है? चाहे तो आप इसे आर्थिक रूप से रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। पूंजीवाद है क्या, कि पूंजीवाद से लोग डर के जा रहे हैं कि अमेरिका साथ नहीं देगा, या फिर ये समाजवाद है जहां से लोग भाग रहे हैं कि नहीं, रशिया अब ऐसे देशों का अनेक्स करेगा, ऐसे देशों पे आक्रमण करेगा, ऐसे देशों को कब्जा करेगा जो कि उसकी बातें नहीं मानते, सोचते हैं। बात करेंगे कुछ देर के बाद। वर्तमान की घटना है, लोगों ने कहा सर एक ऐसा पीपीटी, ऐसा कुछ वीडियोस बनाइए, ऐसे कुछ वीडियोस डालिए जो कि बहुत ज्यादा लोगों को दिखा सकें कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक ये एक GIF बहुत अपने आप में कंप्लीट है, जिसमें एक सैनिक है, लड़ाई कर रहा है, आसपास की चीजें हैं। देखिए, मेरा एक पर्सनल व्यू है, किसी भी देश को 3 लोग महान बनाते हैं, वहां की सेना, वहां की जनता और वहां की सरकार।
भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके पास ये तीनों हैं। कुछ देश इस प्रकार से नहीं होते हैं जहां लड़ाइयां होती हैं, रशिया हो, यूक्रेन हो या और कोई देश। ठीक है, ये सारा काफी देर से आप देख पा रहे थे। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट लगाए जा रहे हैं, मानवता की हानि हो रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिस प्रकार से आप खबरें दिन ब दिन पढ़ रहे हैं। हो सकता है आज आप वीडियो आज देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरी ये जो बातें हो रही हैं आज से 10 साल बाद भी उतनी ही रिलेवेंट रहें जितनी आज है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1991 का यूएसएसआर, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? एक व्यक्ति थे। बात करेंगे अगले वीडियोस में कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, उनकी नीतियां क्या थी, किस प्रकार से यूएसएसआर टूटा और यूएसएसआर टूटने के बाद उसके क्या इफेक्ट पड़े। यूएसएसआर जो कि एक न्यूक्लियर ग्रुप था, उसके पास बहुत बड़ा हथियार था। याद रखिएगा 4 देशों का नाम, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान, जहां पे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट था। चलिए 2-3 चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, आने वाले वीडियोस के प्लेलिस्ट में क्या होगा। पहला, बहुत सारे नेता, वैश्विक नेता जो वर्तमान में है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामरिक हो, सामरिक कहने का मतलब होता है नाटो, सीआईएस, इस टाइप की सारे जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा जो भी आर्थिक गठबंधन है, आर्थिक गठबंधनों से मेरा तात्पर्य है आपका यूरोपियन यूनियन के अंदर ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, चाहे आप आईएमएफ ले लीजिए, चाहे आप जो भी गठबंधन बन रहे हैं नए, चाहे वो क्वाड ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, इसके अलावा नया बना ऑकस ले लीजिए। ये सारे संगठन क्या कर रहे हैं, इनका क्या रोल होने वाला है, इनका वर्तमान क्या है, इनका भविष्य क्या है, ये बने तो क्यों बने, वर्तमान में क्या इनकी प्रासंगिकता है, यदि प्रासंगिकता है तो वो किस प्रकार से परिवर्तित होगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वैश्विक नेता हैं, वो भी कैसे किस प्रकार से काम करेंगे। आपके जो रशिया के पुराने नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से भारत आया। अच्छा, एक चीज और, जो भी हम यहां पर पुट करेंगे, जो भी हम कैनवास में अपनी रचनाएं करेंगे, सेंटर में भारत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे कि आगे हो। चलिए यूएसएसआर का नक्शा देख लीजिए, एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा एक रशिया, उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे देश। ये छोटे छोटे देश ही कॉज ऑफ कंसर्न है। एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था कि यूएसएसआर के खंडहरों पर नाटो अपना निर्माण कर रहा है, निर्माण जो कि रशिया को पसंद नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक बहुत अच्छा मुझे कोट और याद आता है चार्ल्स डी गॉल का। चार्ल्स डी गॉल फ्रांसीसी जनरल थे, जिन्होंने एक बात कही थी, देयर इज ओनली वन ट्रुथ दैट इज फ्रांस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि वास्तविकता एक है, वो है फ्रांस। आप आइए, फ्रांस के लिए लड़िए और फ्रांस के लिए सारे काम करिए। ठीक उसी प्रकार पुतिन के लिए भी यह वाक्य बहुत ही सटीक बैठता है कि देयर इज ओनली वन ट्रुथ दैट इज रशिया। यूक्रेन के लिए भी देयर इज ओनली वन ट्रुथ विच इज यूक्रेन। इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, भूटान के लिए और म्यांमार के लिए भी, और चाहे जो देश है उसके लिए। बिल्कुल याद रखिएगा कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्विंग होती है। भारत की पॉलिसी भी स्विंग फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। हमेशा से भारत कभी एक ही देश के ऊपर निर्भर नहीं रहा, रहना भी नहीं चाहिए, समय के सापेक्ष होती है ये सारी चीजें। ठीक है, रशिया की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ें, प्लीज उसके साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा। अगर भारत में मंगोलों का हमला बहुत बाद होता है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है हिमालय का होना, खैबर दर्रा का होना। इस बात के लिए जवाबदेह है कि क्यों ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे थे। इसी प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि ये यूराल का माउंटेन्स है, ये हो गया आपका यूरोपियन रशिया और ये हो गया आपका एशियन रशिया। ठीक है, लगभग 25% और ये 75% है। एक बात याद रखिएगा, ये मैदान है और ये या तो ठंडा मरुस्थल है या तो पठार वाला भाग है। बहुत हमले हुए हैं। 1300 में मंगोलों का हमला हुआ, उसके बाद नेपोलियन का हमला हुआ, हिटलर का भी हमला हुआ। रशिया परेशान था। रशिया ने हमेशा से एक पॉलिसी अपनाई, अगर बचना है तो विस्तार करो। हेनरी किसिंजर अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, वहां के एनएसए थे, वहां के कई सारे, शायद निक्सन साहब के वो एडवाइजर थे। उन्होंने एक बात कही थी, ये कहा कि प्रत्येक साल यूएसएसआर इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था कि जिसका अनुमान लगाया जाता है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ष। याद रखिएगा, जब कोई भी चीज इतनी बड़ी हो जाए कि वो अपना ही भार वहन ना कर सके, कोलैप्स हो जाती है। चाहे वो नोकिया का फोन हो, नोकिया के साथ भी शायद यही हुआ, इतना बड़ा बन गया कि नहीं संभाल सका। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, नहीं है। फिनलैंड जहां की नोक्सा नदी है, शायद नोकिया नदी है, जो कि नोकिया ब्रांड उससे बनता है, उसको चेतावनी मिली। बात करेंगे अगले वीडियोस में कि फिनलैंड और स्वीडन कहां से अचानक से आ गए। ठीक है,
जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपका ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, प्रेयरी का मैदान है, गेहूं और जौ की भरपूर मात्रा में यहाँ पैदावार होती है। दुनिया पे ये बातें होती हैं कि हमें ब्रेड बास्केट से खाना मिलता है, अब नहीं मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, फिर से माफी चाहूंगा, 20 मिनट के अंदर मुझे ये वीडियो क्रिएट करना है, लगभग 30 मिनट का समय मुझे मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस प्रकार से काम कर रही है, बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। प्रत्येक देश एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस्ड होता भी है। एक बात कहता हूं, आप लोगों को 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्यार होता है। आपका मतलब, मैं ऐसा कोई बहुत ही स्पेशलिस्ट होकर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है, लेकिन 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। वो होती है मां, मातृभाषा और मातृभूमि। जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है वो हमेशा से ही हावी रहा है। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? 2 एग्जाम्पल आपके पड़ोस के देता हूं। श्रीलंका, सिंहली वर्सेस तमिल। क्या कारण है कि आज भी वहां गृह युद्ध है? भाषा ही तो है। नहीं समझ में आती बातें? चलिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका पाकिस्तान। क्या आपको पता है बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ? आपको पता तो है, उर्दू और बांग्ला भाषा के कारण। मैंने आपसे 2 मिनट पहले कहा, मां, मातृभाषा और मातृभूमि। मातृभाषा का खेल यहां हुआ है, किस प्रकार से हुआ है आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नक्शा था। ये आपका रशिया और सेंट्रल जो स्टेट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ये आपका नाटो के देश है, इसके बारे में बातें हो रही थी, अभी आप लोगों ने सीखा, समझा और देखा। आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कॉल करिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखेगा, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये साहब कौन है? ये सारे साहब वर्तमान रशिया के निर्माता या यूएसएसआर के निर्माता थे। नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स यूपीएससी के अंदर हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। साहब है लेनिन, साहब है स्टालिन, साहब है आपके निकिता खुर्शिकेव, इसके अलावा में मिखाइल गोर्बाचोव, उसके अलावा है मेदवेदेव, उसके अलावा है पुतिन साहब है, काफी दिनों से हैं, जानते हैं, समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये साहब कौन है? ये सभी अभी के वर्तमान में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, जिसमें से यूएई के नेता, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, इसके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये डायग्राम को थोड़ा संभाल कर रखिएगा। साहब सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा जापान के प्रधानमंत्री हैं, जर्मनी के चांसलर, एक्स चांसलर। इन दोनों भाइयों को आप जानते हैं, भाई नहीं है, एक जैसे इनकी सोच है, इसलिए मैंने इनको भाई कहा। शी जिनपिंग है और आपके, ठीक है। इसके अलावा अगली बात करते हैं आपके इंस्टीट्यूट्स के बारे में। कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो अब लगातार खबरों में आ रही है, उसमें से एक है नाटो के अलावा यूरोपियन यूनियन के अलावा आपका एक नया शब्द चल रहा है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा अवेयर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, परेशान मत होइए, आप लोग आगे आएंगे। OSCE के बारे में। ठीक है, इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आते हैं। 1994, 2014 में। 1994 में हुआ आपका बुडापेस्ट और 2014 में हुआ मिन्स्क। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स पे कि किस प्रकार से इनका रोल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। जुड़े रहिएगा, सारी समस्याओं का हल होगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एक चीज मैंने आपसे 5 या 10 मिनट पहले कही थी कि किसी भी इतिहास का निर्माण सिर्फ एक परिस्थिति नहीं होता। इतिहास एक बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता होता है, जिसके कारण एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ते नुमा इतिहास का निर्माण हुआ है। रीजन तो यही है ना, इतिहास बन रहा है आप लोगों का तृतीय विश्व युद्ध बनने का। नहीं कहना चाहिए बात, लेकिन वर्तमान में आज तक की परिस्थितियां तो कुछ ऐसा ही दिखाती हैं, क्योंकि 32 वर्ल्ड लीडर सिर्फ वर्ल्ड के लीडर्स नहीं थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के भी लीडर थे, चाहे वो WHO के चाहे वो WHO के हेड होम टेड्रोस अधानोम, या तो फिर आपके पुतिन साहब हैं। ठीक है, पुतिन साहब भी हैं, किंग ऑफ कंबोडिया हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ तजाकिस्तान है। इस तरीके के लगभग 32 लीडर्स मिलते हैं कि जब चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर 2022 का विंटर ओलंपिक्स हो रहा था। विंटर ओलंपिक्स में ये सारे पर्सन्स जाते हैं और बात करते हैं। क्या बात करते हैं? परिणाम आज आपके सामने है। क्या ये समझ सकते हैं, क्या ये बात कर सकते हैं कि चाइना ने रशिया के साथ मिलकर इन लोगों को इस बात के लिए मनाया हो कि हम ये चीज करने वाले हैं? एग्जाम्पल चाहते हैं? बिल्कुल मिलेगा।
प्रूफ देते हैं। 16 तारीख को अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने एक बात कही। बाद में वो ये कहते हैं कि 16 तारीख को रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है। कुछ देर पहले एक फोटो देखी थी ना बाइडेन साहब की सोने वाली, सो रहे थे, मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से सो रहे थे, शारीरिक रूप से तो शायद जगे रहे होंगे, ठीक है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते। इसके अलावा हाँ, मैंने कहा कि CIA ने एक खबर चलाई कि 16 तारीख को, 12 तारीख की खबर थी बेसिकली, 16 तारीख को पुतिन साहब हमला करने वाले हैं। जो बिडेन साहब ने बात कही कि ठीक है, रशिया हमला नहीं करेगा, अगर हमला करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई साहब क्या कहना चाह रहे थे? क्या आप रिजल्ट बता रहे हो या रशिया को बता रहे हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए? हंसी हुई, वर्तमान में रोना पड़ रहा है। चीजों को समझिएगा, समय से पहले कोई काम मत करिए और रिजल्ट आने से पहले उसका बहुत ज्यादा उत्साहित मत हुआ करिए। बिडेन साहब को देखिए ना क्या हो रहा है, वही होता है, ठीक है। 16 तारीख को खबर मिलती है कि भैया हमला करने वाला है। याद रखिएगा 20 तारीख वो डेट थी जब ओलंपिक्स खत्म होने वाले थे। इसी बीच कुछ डेवलपमेंट हो रहा था दुनिया के अंदर। कैसा डेवलपमेंट ये हो रहा था कि इसके पहले चाइना सेंट्रल एशिया के लगभग 5 देशों के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं। याद हो रहा है क्या कि 26 जनवरी 2022 को ये सारे इंडिया के रिपब्लिक डे के मेहमान बनने वाले थे? हुआ क्या? जोड़िएगा, आंसर मिलेगा ना, सोच कर देखिए। चलिए दूसरा पॉइंट, फ्रांस अचानक से चाइना के साथ एक बड़ा सा पैक्ट करता है इंडिया के साथ। हम सब हैरान हो गए कि यार ऐसा कैसे? ठीक है, हुआ था ना, हुआ था, ठीक है। इसके अलावा चलिए बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज थे, आगे आने वाले समय पर बात करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट हो रहा था, क्या क्या इसमें चीजें आगे बढ़ रही थी, इसके बारे में बात करेंगे। एक टाइमलाइन के ऊपर बात करते हैं। आज की वीडियोस में मैं सिर्फ जनवरी और फरवरी की बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका ईयर 998 से शुरू होगा, जब यूक्रेन और रशिया का निर्माण हो रहा था। 2 मिनट लेता हूं आपसे, 2 मिनट का ब्रैकेट चाहूंगा आप लोगों से कि आगे आने वाली वीडियोस में आपको क्या मिलने वाला है। पहला वीडियो जाएगा कि यूक्रेन कैसे बना, रशिया कैसे बना, वर्तमान में ये दोनों क्यों एक हैं या क्यों अलग हैं। इसके अलावा अगले वीडियोस पे जो भी बातें होंगी आपको अंत में बताया जाएगा कि अगला वीडियो किस पर आने वाला है, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 की घटना है, देखिए लिखा हुआ है 17 जनवरी 2022 रशियन ट्रूप्स बिगेन अराइविंग इन रशियाज एलाय बेलारूस फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। बेलारूस बहुत सुन रहे हैं ना आप लोग। एक मैं बढ़िया फैक्ट बताता हूं, शायद बता भी चुका हूं अभी। रशिया या यूएसएसआर का न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट 4 देशों में था, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और रशिया। यूक्रेन में 1994 में जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर अमेरिका की सहायता से एक बुडापेस्ट कन्वेंशन करवाया, जिसके अनुसार से सारा का सारा न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हटा दिया गया और सारा का सारा न्यूक्लियर एस्टेब्लिश जाके जहां चला गया, रशिया के अंदर। इसलिए एक टैगलाइन चल रही है कि यूक्रेन को आज के दिन अफसोस हो रहा होगा कि क्यों उसने अपने न्यूक्लियर आर्म्स उसे दे दिए, ठीक है। ये वही घटना थी। चलिए, बेलारूस वही है। उसके बाद 19 जनवरी को यूएस गिव्स यूक्रेन $200 मिलियन इन सिक्योरिटी एड। देख पा रहे हैं, 19 तारीख को आपका यूएसए भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा 24 जनवरी को नाटो पुट्स ट्रूप्स ऑन स्टैंड बाय। नाटो है ये, हर चीज में ना नहीं करते हैं ये कोई चीज, इसलिए तो नाम नाटो पड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे देशों का समूह जिसे कि यूएसए फंड करता है। 31 देशों का समूह है जो कि दुनिया को बचाता है। दिक्कतें तो यहां भी हैं, बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस पर। 2 मिनट की बातें कर लेते हैं। नाटो ऐसे देशों का समूह है, अगर नाटो का देश, ध्यान से सुनिएगा, अगर नाटो का कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो ठीक है। अगर नाटो के किसी देश पे दूसरा कंट्री आक्रमण करता है तो उस पे सारे के सारे 30 देश मिलकर हमला करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनल डिप्लोमेसी है, इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम नाटो के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा 25 जनवरी को रशियन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग 6000 ट्रूप्स एंड 60 जेट्स टेक प्लेस इन रशिया नियर यूक्रेन एंड क्रीमिया। याद आता है क्या? 2014 का एक पेनिनसुला है, सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी, इस टाइप की चीजें आप पढ़ेंगे ना, परेशान मत होइए। करंट डेवलपमेंट, ठीक है, एक छोटा सा मैंने कोशिश किया है कि कुछ बनाया जाए। 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 और लगभग 1 मार्च तक की घटनाएं हम इसमें कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 16 फरवरी को रशिया सेट टू इन्वेड यूक्रेन ऑन February 16, ये खबर चलाई जा चुकी थी, ठीक है। 20 फरवरी 2022 2 चीजें हुई, विंटर ओलंपिक्स खत्म हुआ, स्टार्ट ऑफ वॉर। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था।
इसके अलावा 22 फरवरी को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड दैट रशिया रिकॉग्नाइजेस द इंडिपेंडेंस ऑफ टू प्रो रशियन ब्रेकअवे रीजन्स इन ईस्टर्न यूरोप। दिस लीड्स अ फर्स्ट राउंड ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन फ्रॉम नाटो कंट्रीज। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए क्या लिखा हुआ। इकोनॉमिक सैंक्शन के अंतर्गत आता है आपका स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है, 2 लाइन में समझाएं, समझते हैं। पहला यह है कि आप आईएफएससी कोड के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगर कोई चेक भरा होगा या फिर किसी के अकाउंट में पैसे डाले होंगे तो आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल जब आप व्यापार करते हैं, किसी को आप पैसा देना चाहते हैं, तो वहां भी एक कोड लगता है जिसे आप कहते हैं स्विफ्ट कोड। क्या ये कोड है? क्या है ये एक मैसेजिंग सिस्टम है। एक आंकड़ा आता है कि लगभग 40 मिलियन ट्रांजेक्शन को ये डेली कंडक्ट करते हैं। कहां है ये? बेल्जियम में। लेकिन टेक्निकल हेडक्वार्टर कहां है? वर्जीनिया के अंदर। वर्जीनिया कहां है? वर्जीनिया यूएसए के अंदर है। अब यूएसए ही लगभग इस पे मोनोपोली चलती है, वही संभालता है स्विफ्ट के सारे मैसेजिंग सिस्टम को। याद रखिएगा कि रशिया से जो भी पैसे का लेना देना आता है, इसी स्विफ्ट कोड को यूएसए ब्रेक कर देता है और उसको कहता है कि हमने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। आगे आने वाले लेक्चर्स में लगभग इन सारी चीजों पे बात करेंगे कि क्या होता है यूपीआई, क्या होती है जीपीआई, क्या होता है स्विफ्ट, क्या होता है आईएफएससी, किस प्रकार से डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, क्वाड हो गया, क्वाड के द्वारा बनाया गया जो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी है। इसके अलावा जितने भी रीजनल बैंक्स हैं वो किस प्रकार से इससे डरते हैं, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, ये सारी बातें करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, 24 फरवरी की डेवलपमेंट होती है। 24 फरवरी को पुतिन अनाउंस करते हैं कि ही हैड मेड अ डिसीजन टू लॉन्च ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। क्या होता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन? याद रखिएगा, मैंने कुछ देर आपसे पहले कहा था लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के बारे में। चलिए एक डायग्राम देखिएगा, काफी देरों से आप शायद तक डायग्राम का वेट कर रहे हैं, कुछ बनाते हैं। ठीक है, ये जगह अच्छी लग रही है, यही बना लेते हैं। अगर ये यूक्रेन है, याद रखिएगा ये वाला वो डोबनास का एरिया है, शायद तक आप देख पा रहे हैं। चलिए यहां बना लेते हैं। अगर ये यूक्रेन है, ये डोबनास का एरिया है, याद रखिएगा यहां पे आपकी रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कलर चेंज करते हैं, यहां पे रशियन बोलने वाले लोग हैं, यहां पर रशियन और यूक्रेनियन बोलने वाले हैं, और यहां सिर्फ यूक्रेनियन बोलने वाले हैं जो 20% है। यहां रशियन बोलने वाले भी 20% है, रशियन और यूक्रेनियन बोलने वाले 60% है। 2014 में यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन लाया। रिजोल्यूशन में यह लिखा हुआ था कि अब से यूक्रेन की भाषा सिर्फ यूक्रेनियन होगी। रशियंस का क्या नेशनलिज्म तो जागेगा ना, जागा ना, और यहीं से तो अलगाववादी शुरू हुए। पहले क्रीमिया को काटा, अब डोबनास का एरिया काट रहे हैं। ठीक है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, परेशानी होगी। परेशानी इस हद तक होगी कि देश टूट जाएगा। टूट गया ना, ये वाला एरिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत अंदर हो गया। याद रखिएगा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है। पढ़ाएंगे आगे। आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 7 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है यूक्रेन अनाउंस दैट रशियन फोर्सेस हैड कैप्चर्ड स्नेक आइलैंड। यूपीएससी वाले बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा, स्नेक आइलैंड फॉलोइंग अ नेवल एंड एयर बॉम्बार्डमेंट ऑफ द आइलैंड। आइलैंड पे हमला क्यों कर रहा है, क्या है इसका महत्व, आगे आने वाले चैप्टर्स पे देखेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, इसी प्रकार से 25 तारीख को भी कुछ हुआ कि वॉज रॉक्ड विद 2 एक्सप्लोजन फ्रॉम क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल साइंस एंड टेक का पार्ट है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। एक चीज याद रखिएगा, चलिए आगे आने वाले ये देख ही लेते हैं। ये है वर्तमान में बीबीसी की न्यूज है। बीबीसी का न्यूज है 27 फरवरी की, जिसके अंतर्गत ये यूक्रेन है। 2 महत्वपूर्ण शहर हैं यूएसए के आपके यूक्रेन के अंदर। एक है आपका कीव और दूसरा है आपका खार्किव। याद रखिएगा, रशिया ने यूक्रेन को 3 तरीके से घेरा हुआ है। पहला, ये वाला एरिया जहां पर वो डोबनास का एरिया है, ये तो उसके अंदर कैप्चर हो ही चुका है। क्रीमिया उसके अंडर में ही है। यहां से ये नेवल जा रहा है, यहां से वो अपनी मिलिट्री भेज रहा है। ये वाला एरिया भी रशिया के अंडर है। ये वाला एरिया रशिया के अंडर आ ही चुका है, और ये वाला क्रीमिया का एरिया तो अंदर आ ही चुका है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है। यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड देश बना देना, किसी भी देश का लैंडलॉक्ड होना
अपने आप में एक बहुत ही चुनौती का काम होता है। लगभग वही काम यहां पर रूस के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया और ये पूरा का पूरा एरिया रशिया ने हथिया लिया है। ठीक है, ऊपर में बेलारूस है, यहां से ये सीधा हम सॉरी यहां से ये हमला हो रहा है, यहां से ये हमला हो रहा है और यहां से ये हमला हो रहा है। यूक्रेन इज ट्रैप्ड। चलिए, बार बार आप लोग नाटो 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 का नाम सुन रहे हैं। नाटो है क्या? नाटो एक, जैसा कि मैंने कहा, नाटो और ईयू की छोटी सी कहानी सुनिए। लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो बचा हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग सी बातें होंगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब ये देश 1991 के अंदर रिलैक्स हुए, अपना यूएसएसआर से टूटा, तो इनके पास ना तो पैसे थे और ना ही इतना संसाधन था कि ये अपने आप को प्रॉस्पर कर पाए। रशिया से टूट चुके थे, लड़ाई झगड़े करके या प्रेम बंधुत्व से अलग तो हो गए थे ना। किसके पास जाएं? यूएसए के पास। यूएसए ने 2 तरीके से उनसे सहायता मांगी। ठीक है, सहायता करने से पहले यूएसए की हमेशा से ये हरकत रही है कि वो किसी भी प्रकार की अगर मदद करता है तो उसके बदले बहुत कुछ ले लेता है। 1991 का भारत का एलपीजी याद रखिएगा, कुछ कुछ तरीके इस प्रकार से भी हो रहे थे। क्या आप इस डेवलपमेंट को याद कर पा रहे हैं कि 1991 में भी भारत एलपीजी के चंगुल में आया था और 1991 में आर्थिक उदारीकरण और ये सारी चीजें जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लगभग उसी समय यूएसएसआर का भी विघटन हो रहा था, भारत पे इंपैक्ट पड़ा था। याद रखिएगा, बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। यूएसए ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, हम आपको तो ये सब ईयू में आना चाह रहे थे, यूरोपियन यूनियन का भाग बनना चाह रहे थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है भैया, हम तो आपको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। क्या करें? एक फाइनेंशियल शॉक दिया। फाइनेंशियल शॉक का क्या मतलब होता है? जो वर्तमान में चाइना बीआरआई के थ्रू लोगों को पैसे दे रहा है, डेट ट्रैप करवा रहा है और अपने अंदर वो शामिल कर रहा है, ऐसे ही कुछ बात हुई इनके अंदर भी। याद रखिएगा ना, अभी तक ईयू का ये भाग बन रहे हैं, ईयू का भाग बन रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पैसा मिलके ये नाटो के सदस्य हो जाएंगे। चलिए, इतना ही समझिएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स पे और बात करेंगे। एक बात याद रखिए, अगर आपके सामने आपका कोई दुश्मन आता है हथियार के साथ में और आपको मारने की धमकी देता है, से आगे 2 चीजें हो सकती है, या तो वो आपको मारे या आप उसको मारे। आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है, गीता में भी तो यही लिखा हुआ है ना। कौटिल्य ने भी तो यही कहा था जब उन्होंने सप्तमित्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, रशिया भी वही कर रहा है। रशिया ये कर रहा है कि वो अपने द्वार पर खड़े दुश्मन को, जो उसकी मिसाइलें हैं, जो भी उसके हथियार हैं, उसको अपने से रक्षा कर रहा है। या तो यूक्रेन हमला करता या तो रशिया हमला करता। रशिया ने हमला कर दिया, रशिया को साथ मिला था ना, किसका? चीन का। चीन के साथ किसका? भारत का। भारत के साथ किसका? सबसे बड़ा सपोर्ट अगर यूएसए अगर रशिया को मिला था तो वो सपोर्ट था इसका, अमेरिका का। हैरान हो रहे हैं ना बात सुनकर कि क्यों हुआ था? भैया, अमेरिका ने अपनी इतनी भद पिटवा ली है पूरे विश्व के स्तर पर कि अब उसकी बात को कोई सीरियसली लेता नहीं है। सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसने सारे अपने संसाधन और सारी भद पिटवा ली है अफगानिस्तान के अंदर। जिस तरीके से वो पीठ दिखाकर भागा है ना, अब कोई देश उस पर भरोसा नहीं करने वाला है। रशिया को पता था कि अब अमेरिका तो नहीं आने वाला, और एक बेवकूफाना बयान जो कि जो बिडेन ने दिया था, उसने कर दिया, सारा कुछ निपटा दिया। ठीक है, अब देखिएगा, ये बेलारूस है। ठीक है, ये बेलारूस है, रशिया का फ्रेंड। ये यूक्रेन है जहां पर ये बात चल रही है कि ये शामिल होने वाला है। ठीक है, ये क्रीमिया एनेक्स हो चुका है और ये रशिया का पार्ट। आप समझ पा रहे हैं कि आपका दुश्मन कहां तक खड़ा हो चुका है आकर? अगर यूक्रेन भी इसके पास आ जाए तो फिर रशिया के पास सिवाय हमला करने के और कोई रास्ता तो नहीं बचा था ना, इसलिए तो हमला किया। ध्यान रखिएगा, मैं यहां रशिया या यूक्रेन का साथ नहीं ले रहा हूं, मैं बस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कल के दिन भारत के जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां पर अगर चीन आ जाता है तो आप उसका स्वागत तो नहीं करेंगे, भगाएंगे ना, गलवान के जैसे भगाया भी था, आगे भी भगाएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से नाटो देशों ने, किस प्रकार से यूएसए ने मजबूर कर दिया यूएसएसआर को या रशिया को। यूएसएसआर बार बार मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि शायद पुतिन साहब इस बात पे सोच रहे हैं कि मैं फिर से एक यूएसएसआर, एक सशक्त यूएसएसआर बना पाऊंगा। ठीक है, अंत में बस आपसे एक बात कहूंगा कि यही वो एरिया है, यही वो क्षेत्र है जहां पर लुहांस्क का क्षेत्र हुआ, डोनेत्स्क का क्षेत्र हुआ, डोबनास क्षेत्र कहलाते हैं, ये डोबनास क्षेत्र कहलाते हैं, और इसी पे ही रूस ने हमला किया है। याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की बात हुई, यहाँ रशियन कहने वाले लोग हैं, रशियन की बातें करने वाले लोग हैं, रशियन भाषा बोलने वाले लोग हैं। धीरे से यहाँ पर आपका कीव, खार्किव है,
कीव है जो कि आपका आक्रमण हो चुका है, लगभग शायद एनेक्स हो चुका है। वर्तमान तक तो अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है, वाद विवाद चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉज ऑन कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये देख लेते हैं। शेयर्ड हिस्ट्री बताएंगे, परेशान मत होइए। शेयर्ड हिस्ट्री इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया लगभग समान हिस्ट्री पहले एक अपनाते थे। याद रखिएगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब यूक्रेन ने अपने लगभग 3.5 लाख सैनिक भेजे थे रशिया के साथ वर्ल्ड वॉर के समय में। तो ऐसी बात तो नहीं कि यूक्रेन अचानक से इसका दुश्मन बन गया, कुछ एक हिस्ट्री थी, शेयर्ड हिस्ट्री थी, जिसकी वजह से यह बात हो रही है कि क्यों यूक्रेन हमला कर रहा है। एक शब्द याद रखिएगा, ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन, ग्रेनाइट की क्रांति। ग्रेनाइट क्रांति समथिंग नाम था उसका, ग्रेनाइट वर्ड था उसमें, ग्रेनाइट रिवॉल्यूशन क्या था ये? 1991 दिसंबर या अक्टूबर का समय था। बहुत सारे विद्यार्थी लाइन में खड़े हो गए और लाइन में खड़े होकर नारे लगाने लगे और खुशी मनाने लगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे या फिर नेट के ऊपर बहुत सारे इसके बारे में वीडियोस हैं, बातें करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने खुशी मनाई और किस प्रकार से उन्होंने आनंद का महसूस किया और किस प्रकार से सारी चीजें हुई। ठीक है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, यही बात मैं कह रहा हूं बार बार, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हुम? द यूक्रेनियन रशियंस। उनका बार बार ये कहा गया, उनको बार बार प्रताड़ित किया गया कि भाई आप रशियन हो, रशियन हो। हालांकि पूरा का पूरा यूक्रेन ही तो रशिया है। इसीलिए पुतिन साहब ने कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी कि यूक्रेन की कोई आइडेंटिटी नहीं है, नो शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, वो रूस ही तो था। यही कारण है दूसरा मेन कॉज ऑफ कंसर्न का। तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर, नहीं बैलेंस ऑफ पावर नहीं था, इसके बीच नहीं था, रशिया के बीच में और नाटो के देश जिसका हेड कौन था? आपका यूएसए। बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल नहीं अपना पाए। यूक्रेन कभी भी बैलेंस ऑफ पावर नहीं अपना पाया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसलिए कह पा रहा हूं कि बांग्लादेश की जीडीपी आज इतने तेजी से ग्रोथ कर रही है कि शायद वो इंडिया से भी आगे, शायद नहीं है, बिल्कुल है। उसने जिस प्रकार से चाइना को, इंडिया को, यूएसए को, रशिया को, सारे देशों को संभाला है, वो एक मिसाल है। यूक्रेन भी मिसाल है, लेकिन नकारात्मक रूप से। इसने इतने गंदे तरीके से काम किया, मतलब बिल्कुल नहीं संभाल पाया कि ठीक है यार, आप पड़ोस में आपका यूक्रेन है, यूक्रेन पे पड़ोस में आपका रशिया है, रशिया का आपको साथ देना चाहिए। आप साथ दे रहे हो नाटो का नहीं, यूएसए का कोई पता नहीं। यूएसए की एक हिस्ट्री थी, वो कोरियन वॉर से भागा, वो वियतनाम वॉर से भागा, वो अफगानिस्तान में 87-88 में भाग चुका है, वो इराक से भागा, वर्तमान में फिर से आपका अफगानिस्तान से भागा ही तो है। किस मामले में आप उस पर भरोसा करते हो कि कल आपका साथ देगा? नहीं देगा, हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री तो आज ही बन रही है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चौथा है एक्ट एज अ बफर। ये एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट किसके बीच था? यूएसए और आपका रशिया के बीच में। बफर स्टेट होने का अपने कुछ लाभ भी होते हैं, अपने कुछ फायदे भी होते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, नेपाल चाइना और भारत के बीच का एक बफर स्टेट है, प्रॉस्पर कर रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन कर तो रहा है। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही हैं, जो भी चीजें हैं। यूक्रेन के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो इस चीज में काम करे, नहीं कर पाया, फेल हुआ। इसके अलावा 2-3 चीजें कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में जो वर्तमान में समझ में आ रही है, वो ये है कि पुतिन साहब ने जब बात की कि भाई आप ये चीज मत करिए, उन्होंने ये कहा था कि भाई आप जो आप न्यूक्लियर मिसाइलें लगा रहे हैं रशिया के पड़ोस में, उसको हटा लीजिए। आप यूक्रेन का नाटोजाइजेशन मत कीजिए, यूक्रेन को नाटो मत बनाइए। लोगों ने नहीं माना, यूक्रेन भी नहीं माना। यूक्रेन बुद्धू देश है क्या? बात करेंगे आगे आने वाले देश में। क्या ये यूक्रेन की नाकामयाबी है या यूक्रेन के कंधे पर बंदूक लगाकर चलाने वाली यूएसए की नीति? याद रखिएगा, यूएसए ने हमेशा ये काम किया है। पहले वो बुद्धू बना रहा, पहले वो लगभग निगेटिव इंपैक्ट पे आता गया और उसके बाद उसने जंप बैक किया और ऐसा किया कि दुनिया समाप्त हो रही थी, 2 वर्ल्ड वॉर चला है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, देखिएगा, घबराइएगा मत। मिन्स्क क्या था? मिन्स्क एक देश की राजधानी है जहां पर 2014 में क्रीमिया के वॉर के बाद में बातें हुई। बस ये पुट करने का आपके सामने रीजन ये था कि इसी प्रकार के स्लाइड्स, इसी प्रकार की चर्चाएं, इसी प्रकार की बातें आपके सामने होने वाली हैं आगे आने वाले स्लाइड्स पे। घबराइए मत, बात करेंगे ना, क्यों परेशान होते हैं? ठीक है, इसके अलावा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है नाटो का। जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना होता है कि भाई इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1949 के अंदर हुआ, कितने देश हैं, 30 देश हैं, क्यों शामिल हुए, इसलिए शामिल हुए। देखिए, एक बहुत अच्छी सी बात होती है, अब मुझे अचानक से याद आया, मैं आप लोगों के साथ प्लीज शेयर करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 5W1H, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाई, इस टाइप की चीजें, और एक 5वां होता है हाउ का। नाटो क्यों बना, कैसे बना, कब बना, वर्तमान में इसका क्या कारण है। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। अभी जो भी नाटो का
बजट है ना, उसमें $750 मिलियन समथिंग चैरिटी जाती है आपकी यूएसए की तरफ से, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूके जो मात्र 56 है। आप समझ पा रहे हैं कि नाटो क्या सिर्फ यूएसए की ही जिम्मेदारी है, और भी देश नहीं आ रहे हैं क्या? यूएसए भी परेशान है नाटो को अपने सर पे चढ़ाकर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। चलिए, लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है, समरी कर देता हूं कि मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने कहा कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है, युद्ध में लाभ किसे होता है, हानि किसे होता है, माँ का बेटा छिन जाता है, पिता के सर से पापा का साया उड़ जाता है, एक पत्नी बेवा हो जाती है, लगभग एक पूरा परिवार बिखर के चला जाता है, और वो सैनिक जब मरता है तो हमारे लिए सिर्फ वो एक आंकड़ा रह जाता है कि आज के दिन में रशिया के 500 सैनिक मरे और यूक्रेन के 200 सैनिक मरे। क्या आपको यह बात सुनकर अचरज नहीं होता? क्या आपको इस बात को सुनकर मानव जाति के किए गए इस कृत्य पर शर्म महसूस नहीं होती कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सिर्फ जमीन के लिए, जल के लिए, और वो जो जर जोरू जमीन वाली अवधारणा चलती है, क्या उसके लिए ही किसी का परिवार नष्ट कर देना, क्या किसी को भी इस हद तक परेशान कर देना कि वो उसके लिए एक काला घाव, एक गहरा घाव बनकर रह जाए? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते ना, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट क्या हो सकती है, बातों की महत्ता क्या हो सकती है, आगे आने वाले चर्चा पे हम क्या बात करें? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं करने वाला कि आज इतने लोग मरे, आज इतने ये हुआ, आज ये अनेक्स हुआ, आज वो हुआ। मैं आपसे बात करूंगा, मुझे आपसे बात करने में, इस तरीके से बात करने में मजा आएगा कि क्या 1953 में होने वाला कोरिया का युद्ध जो आप पढ़ते हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेहरू जी के समय की काल, क्या 2022 मोदी के सामने भी यूक्रेन का लगभग क्या सेम सिचुएशन है? क्या नाम की प्रासंगिकता आज भी है? डब्ल्यूएचओ कहां है, डब्ल्यूटीओ कहां है, नाटो क्या कर रहा है, यूएनएससी क्या कर रही है? यूएनएससी फेल हो चुकी है क्या? जो आज 3 मार्च या 2 मार्च की तारीख है, 2 मार्च 2022 की तारीख है, क्या यूएनएससी इस तरीके से इस कदर फेल हो चुकी है कि 40 साल बाद उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग बनानी पड़ रही है, स्पेशल सेशन काउंट किया गया है? क्या भारत का 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनने का फायदा हो रहा है? क्या यूएई, भारत, चीन, रशिया मिलकर एक नया समीकरण बना रहे हैं? क्या क्वाड का महत्व खत्म हो रहा है? क्या ऑकस, जिसके अंदर यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो एक नया पैराडाइम शिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं? क्या यूएसए का एक ग्लोबल पावर बनना और यूए की छोटे छोटे देश, जिसके अंदर फ्रांस है, ब्रिटेन है, उनका रीजनल पावर बनना अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है? क्या भविष्य में अमेरिका अकेला रहने वाला है? क्या भविष्य में डॉलर खत्म होने वाला है? क्या भविष्य के अंदर इस बात की संभावनाएं हैं कि चाइना भारत पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा? क्या क्रिप्टो करेंसीज, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या क्रिप्टो करेंसी आने वाले भविष्य की मुद्रा है? क्या एलन मस्क या फिर चेल्सी के मालिक या ऐसे पूंजीपति लोग जो रशिया के साथ नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग अब सामने आएंगे जो कि विश्व युद्ध को खत्म करेंगे, या विश्व का ही युद्ध है ये? क्या आप इस बात के लिए सहमत हो पा रहे हैं कि आगे आने वाला समय जैविक युद्ध से लड़ा जाएगा? बात तो यही हो रही थी ना कि अगला युद्ध जैविक युद्ध होगा। कहां जैविक युद्ध हो रहा है? फादर ऑफ ऑल बम, मदर ऑफ ऑल बम, इस टाइप की बातें कर रही। कन्वेंशनल हथियारों से ही तो लड़ा जा रहा है। साइबर अटैक्स हो रहे हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी तो था, आगे आने वाले समय पे और आएगा। ठीक है, आप में से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप में से 3 लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। पहले वे लोग जो कि किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे वे लोग जो तैयारी करवाने वाले हैं, या जिनके घर का कोई छोटा या जिनके घर का कोई बड़ा इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरे वे लोग जो सोचते हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में उनकी जानकारी हो, ना सिर्फ जानकारी हो, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो सके। थैंक यू वेरी मच इन तीनों प्रकार के लोगों का जिन्होंने इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए अपना समय दिया, और समय दिया हमें सुनने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट को, मुझे सुनने के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे सारे प्रॉब्लम्स पे, बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।